हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि हिंदी में इसको देखें तो कहते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। आज उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम बता दें, इसमें वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस और विविधता यानी कि वेरिएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस, ठीक है। इस चैप्टर्स में हमको जो है मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, फिर 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस, और फिर जो है म्यूटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। यानी वंशागति, यानी कि जब कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि द करेक्टर ऑफ वन जनरेशन टू ट्रांसमिट टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी जीव का एक गुण या लक्षण एक पीढ़ी से उसके दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएशंस की बात करें यानी विविधता की बात करें। वेरिएशन यानी विविधता, यानी कि जो वेरिएशन है, विविधता है, ये किसकी वजह से आती है, क्या होता है। तो इसमें एक और टर्म हम यूज करते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको आनुवांशिकी बोलते हैं, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी। अब यहाँ पे वेरिएशन इसी में हम डिस्कस कर लेंगे जेनेटिक्स में, कि जो जेनेटिक्स है यानी आनुवंशिकी है, वो क्या होता है कि यह बायोलॉजी की वह शाखा है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन यानी विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे हम जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी कहते हैं। अब जो वेरिएशन यानी विविधता है, ये किसके वजह से आती है, तो ये जो आती है वो होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से आती है, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, या आप जब पढ़े होंगे सेल डिवीजन, जिसमें मियोसिस आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे दो होमोलागस क्रोमोसोम्स जो होते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, वो क्या आते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। दो नॉन होमोलागस के बीच में जो है एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि एलील, इसके बाद जो है जीन, ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब इसमें भी जीन में हम कौन कौन से जीन की बात करेंगे, तो कुछ जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट जीन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट जीन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रभावी जीन, और रिसेसिव जीन को हम लोग बोलते हैं अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीन, फिर अलील देखेंगे और क्रोमोसोम देखेंगे। ठीक है, जीन क्या होता है, तो डीएनए की इकाई होती है जो किसी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाने के लिए या किसी एक विशेष प्रकार के गुण को या करेक्टर को या करेक्टर के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। कैसे समझिए जीन क्या है, कि जीन जो है डीएनए की इकाई होती है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए या किसी एक विशेष प्रकार के जो है लक्षण को या उस लक्षण के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जैसे हमारे जो
आई का कलर है, ठीक है, वो ब्लैक है या ब्लू है या ब्राउन है, वो किसके वजह से है? वो जीन की वजह से है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे आपको जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बताया है, जैसे कि हेयर का जो शेप है वो कर्लिंग है या स्ट्रेट है, वो भी किसके वजह से है? जीन की वजह से है। कोई एनिमल से या कोई भी जीव है, उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ड्वार्फ है या वो लॉन्ग है या टॉल है, तो किसके वजह से है? वो किसकी वजह से टॉल या डॉर्फ है? तो वो भी जीन की वजह से। आगे हम मेंडल्स के जो लॉ पढ़ेंगे उसमें जीन वर्ड जो है वो आएगा। अब जीन पे यहाँ पे थोड़ा सा और हम देखें तो डोमिनेंट जीन, जिसको प्रभावी जीन कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन यानी प्रभावी जीन क्या होता है? देखिए, ऐसे जीन जो दूसरे जीन के लक्षण को या उसके गुण को क्या कर दे? छुपा दे, उसको ये हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन, ठीक है। उसी प्रकार रिसेसिव जीन क्या है? तो रिसेसिव जीन ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन के द्वारा अपने करेक्टर को क्या हो? एक्सप्रेस ना कर पाए, दूसरे जीन की उपस्थिति में वो अपने लक्षण को क्या कर पाए? तो मतलब प्रदर्शित न कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन यानी कि जीन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि टॉल, जो मेंडल्स ने जो सिंबल यूज किया है टॉल के लिए, वो कैपिटल टी यूज किया है। तो कैपिटल टी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो पौधा है उसका स्टेम जो है वो कैसा है? वो है टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे टी का फर्स्ट लेटर लिया गया, ठीक है। यहीं पे अगर हम ड्वार्फ की बात करें तो ड्वार्फ यानी कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, यहाँ पे ड्वार्फ अगर हम बात करें ड्वार्फ की, तो यहाँ पे डी नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कि जो कैपिटल टी यानी कि टॉल का जो स्मॉल लेटर होता है वही हम इसके लिए ड्वार्फ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि रिसेसिव जो कैरेक्टर्स को हम जब भी उसके जीन को दर्शाएंगे तो उसमें हमेशा हम कौन से लेटर का यूज करेंगे? स्मॉल लेटर का, ठीक है। और डोमिनेंट वाला हमेशा कौन सा लेटर यूज होगा? कैपिटल, ठीक। तो डोमिनेंट जीन क्या है? ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन के कैरेक्टर यानी लक्षण को क्या कर देते हैं? छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, उन्हें डोमिनेंट जीन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ड्वार्फ के लिए। और कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉल के लिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं तो ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा टॉल को, न कि ड्वार्फ को। क्यों? क्योंकि ये जो टॉल वाला जीन है वो ड्वार्फ के जीन को क्या कर दे रहा है? छुपा दे रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार रिसेसिव जीन है, तो ये रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी की उपस्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसका कैरेक्टर हाइड हो जा रहा है। तो ऐसे जीन जो दूसरे प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उनके जो कैरेक्टर हैं वो हाइड रहते हैं, ऐसे जीन को हम रिसेसिव जीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलील क्या है? अलील को समझ लीजिए। तो अलील जो है वो जीन की अल्टरनेट कॉपी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रोमोसोम है और इसमें जीन प्रेजेंट है, ठीक है, जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है। तो ए जीन की अल्टरनेट कॉपी यानी कि एक के बाद ए प्रेजेंट है, ठीक है, और एक दूसरा बी जीन है तो एक के बाद ए प्रेजेंट है। यानी कि ए जीन जो है वो एक के बाद एक प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। यानी कि जीन की अल्टरनेट कॉपी को हम क्या कहेंगे? अलील, ठीक है। समझ में? जैसे ए वाला जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर आगे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक प्रेजेंट होगा, लगातार नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलील, ठीक है। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई सेल्स बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, सेल है कोई,
और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में हम देखते हैं कि इसमें कुछ जो है हमको बीट्स ऑफ जो है सीड्स जैसे जो है संरचना दिखाई देती है जो धागेनुमा होती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, जब कोशिका विभाजित होती है यानी सेल जब विभाजित होती है तो ये क्या होने लगते हैं, थिक और शॉर्ट यानी छोटे और मोटे होने लगते हैं और यही जो है क्रोमोजोम्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और क्रोमोजोम्स किसी भी जीव में क्या होते हैं, उसका जो नंबर है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्रोमोजोम्स की संख्या क्या है, वो 46 होती है। और हमेशा क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में। देखिए क्रोमोजोम्स हो चाहे जीन हो चाहे अलील हो, हमेशा जोड़े में ही पाए जाने। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन में जो क्रोमोजोम्स होता है वो होता है टोटल 46, लेकिन ये हमेशा पेयर में पाया जाता है। तो 23 पेयर हम लिखते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई मेल है तो उसमें हम लिखते हैं 22 + XY, और एक कोई फीमेल है तो उसमें लिखते हैं 22 + XX, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपको उसमें हम बताएंगे क्रोमोजोम्स बेसिस जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहां पे भी उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया जेनेटिक्स, अलील, जीन, क्रोमोजोम्स, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। होमोजाइगस क्या होते हैं और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए। होमोजाइगस, क्योंकि आगे टर्म आने वाले हैं। और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समयुग्मकी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मकी, ठीक है। होमो मतलब समान, जाइगस में जो भी उसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि जब कोई जीन्स जो है, ठीक है, यानी कि सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस में क्या होगा कि दो डिफरेंट जीन्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो अलग अलग कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। जैसे होमोजाइगस को हम रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, एक टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, होमोजाइगस है और डोमिनेंट भी है। अगर हम यही बात करें स्मॉल टी और स्मॉल टी की, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो इसमें दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट हैं, यानी कि दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉल को करेगा और ड्वार्फ को, लेकिन एक ही साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है। अब आगे हम जो है इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स लॉ कैसे जो है मेंडल्स ने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स है या जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है यानी स्थानांतरित होता है। मेंडल्स ने जो जीन है, जीन्स को इन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। क्या बोला था, फैक्टर, ठीक है। आगे फिर डिस्कवरी हुई और फिर पता चला कि जो जीन जो फैक्टर बोल रहे हैं वो एक्चुअली जीन ही है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें और भी हम ये देखेंगे कि कैसे जो है मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को क्यों चूज किया और उनके कौन कौन से 7 कैरेक्टर को लिया था, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना है, धन्यवाद।